गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड दैट इज़ विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में आप विस्कोसिटी कहें चाहे डायनेमिक विस्कोसिटी कहें तो एक ही मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी एक ही चीज़ है, तो अब उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले विस्कोसिटी होता क्या है। सबसे पहले देखिए, ये एक फिक्स्ड प्लेट है। ठीक है, क्या है ये? फिक्स्ड प्लेट है, उसके ऊपर से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये लिक्विड की फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है। ठीक है, तो ऐसे लेयर्स होती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, इस तरह से लेयर है। मान लिया लिक्विड आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखाई गई है, तो इस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो अब क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है इट इज़ द इंटरनल, ठीक है, विस्कोसिटी जो होती है इट इज़ द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। यानी कि फ्लूइड की एक लेयर के द्वारा जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है, रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है दूसरी लेयर के लिए, अपनी एडजेसेंट बगल वाली लेयर के लिए, कि वो आगे फ्लो ना करे। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। यानी फ्लो करने में जो रुकावट आती है, जो एक लेयर दूसरी लेयर के लिए एडजेसेंट बगल वाली लेयर के लिए रुकावट पेश करती है, उसको कहते हैं हम विस्कोसिटी। ठीक है, अब ये देखते हैं करती क्यों है। ठीक है, वाई इट क्रिएट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक लेयर दूसरी लेयर को रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट करती है, ठीक है, ये हम जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, जो ये फिक्स प्लेट है ये तो रुकी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर वाली जो लेयर है, तो ये लेयर इस फिक्स प्लेट के सतह के संपर्क में है, सरफेस के कांटेक्ट में है। ठीक, तो ये लेयर जो कि इससे संपर्क कांटेक्ट करते हुए जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होगी। ठीक है, लगभग क्या मानेंगे हम, 0 होगी। इससे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, उसके ऊपर जो होगी उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा होगी, और सबसे ऊपर जो होगी उसकी वेलोसिटी फुल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यानी हमें ये पता है कि ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, नीचे वाले की और कम, उससे नीचे वाले की और कम, और सबसे नीचे वाले की बहुत कम, यानी कि लगभग 0, नेग्लिजिबल, मतलब 0 होती है लगभग। ठीक है, तो इस तरह से लेयर फ्लो करती हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं इसका रीज़न क्या है भाई, क्यों रेजिस्टेंस ऑफर क्रिएट कर रही है? वेलोसिटी डिफ्रेंशिएशन के कारण, यानी जो सबकी वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। अब देखो नीचे वाली लेयर की स्पीड क्या है, कम है, तो ये धीरे से जा रही है और ये तेज़ से जा रही है। तो जब इसकी कांटेक्ट में आके जाएगी तो क्या होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ये नीचे वाली लेयर, कम वाली लेयर, उसको पीछे घसीटने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यानी उसको आगे जाने में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, तो यानी कि ये रिलेटिव स्पीड, यानी दो लेयर्स की स्पीड में डिफरेंस होने के कारण उसको रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गई विस्कोसिटी की डेफिनेशन। ठीक, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है, अब देखो भाई क्या है, एक डायग्राम आगे बना हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, तो देखो क्या है, ये सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी हमने कितनी मानी, इधर को u दिखाया गया, यानी u मतलब वेलोसिटी, इधर को y मतलब डिस्टेंस, ये ऐसे y डिस्टेंस। ठीक है, तो यानी जो सबसे नीचे लेयर है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। जैसे आप आगे बढ़े तो वेलोसिटी कुछ बढ़ी, और आगे बढ़े वेलोसिटी और बढ़ी। ठीक है, तो हम गए y डिस्टेंस के ऊपर, हमने जाकर देखा कि फिक्स सरफेस से y डिस्टेंस ऊपर जाने पर जो वेलोसिटी है वो कितनी बन रही है, वो u वेलोसिटी है। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है, u प्लस डी यू, यानी इस लेयर से हल्का सा ऊपर गए, dy ऊपर गए, तो कितनी है, u प्लस डी यू है। ठीक है, इस तरह से हमने जाके देखा। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इस विस्कोसिटी को लेकर न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसका नाम है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो न्यूटन ने एक नियम दिया था, ठीक है, जिसका नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इन्होंने अपने नियम में क्या कहा, इन्होंने अपने रूल में क्या कहा, इन्होंने अपने फॉर्मूले में कहा कि जो शियर स्ट्रेस होती है, ठीक है, पहले फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले देख लेते हैं। इन्होंने अपने उसमें कहा, स्टेटमेंट में कहा, शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, आपने नियम में कहा इन्होंने शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं शियर
स्ट्रेन रेट, ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं, और इसको ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। तो इन्हीं सभी मैटर को समझेंगे कि भाई ये क्या है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होती है, शियर स्ट्रेन रेट क्या होता है, या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, इनको जानेंगे, ठीक है। तो देखो भाई पहले जान लीजिए शियर स्ट्रेस, इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से, इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो मीनिंग निकलता है आप देखिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी कुछ और इसकी और, तो चेंज वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है लगातार, तो इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी डी यू डिवाइड बाय चेंज इन डिस्टेंस, या हाइट कह लीजिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इस लेयर की डिस्टेंस y है तो अगली लेयर कितनी होगी, तो जितनी उसकी थिकनेस हो जाएगी, तो कहीं कहीं पे लेयर की थिकनेस भी उसको एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक। तो ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है डिस्टेंस के साथ साथ कोई चीज़ चेंज हो रही होती है, तो ये जो रेशियो होता है इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी का ग्रेडियंट है, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि भाई जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम दिया हमने म्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया टो इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला क्रिएट होकर आया है। अब इसमें आप जान लीजिए टो शियर स्ट्रेस, ठीक है, टो क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है टो, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम बोलते हैं पास्कल, ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम बोलते हैं पास्कल भी उसको बोला जाता है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, एक फॉर्मूला यह है हमारे पास निकल के, दूसरी चीज डी यू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। डी वाई चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मीटर, इसकी यूनिट हो गई, ठीक। उसके बाद क्या है आपका म्यू, तो म्यू को जो बोला जाता है, म्यू को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या सिंपल विस्कोसिटी, ठीक है। तो म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, या इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या सिंपल आप विस्कोसिटी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी के टर्म्स हो गए। अब म्यू की यूनिट क्या बनेगी, तो म्यू की यूनिट बनेगी आपकी पास्कल इनटू सेकंड, ये यूनिट यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर, तो मीटर से मीटर कटेगा, इधर सेकंड आएगा, सेकंड इधर जाएगा जब, ठीक है। म्यू की यूनिट निकालेंगे तो पर सेकंड वाला जब नीचे जाएगा तो ऊपर जाके ऊपर में हो जाएगा, अपर साइड चला जाएगा, ठीक। अब ये देखिए विस्कोसिटी हम जान पा रहे हैं कि विस्कोसिटी जो होती है एक लेयर दूसरी लेयर को रजिस्ट करती है, आगे बढ़ने से रोकती है, तो उसको कहते हैं विस्कोसिटी। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या, व्हाट इज फिजिकल मीनिंग, ठीक है। तो देखिए फिजिकल मीनिंग ये है, अगर आगे जाने में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो फ्लो आसान नहीं है, ठीक है। इट मीन्स मोर द विस्कोसिटी फ्लो इज डिफिकल्ट, ठीक है, मोर द विस्कोसिटी, ठीक है। अगर विस्कोसिटी मोर होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, तो फ्लो क्या होगा, फ्लो डिफ़िकल्ट होगा, यानी फ्लो आसान नहीं रह जाएगा। फ्लो आसान नहीं है यानी कि फ्लूइड को आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। विस्कोसिटी को आप सिंपल समझ सकते हैं गाढ़ापन, ठीक है, कोई लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा है तो आगे फ्लो आसानी से नहीं होगा, ठीक है। मोर विस्कस यानी ज़्यादा गाढ़ा, जैसे कि हनी, शहद जो होता है हनी, वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, ज़्यादा विस्कस होता है, किससे, वाटर से, ठीक है। तो सिंपल विस्कोसिटी का मीनिंग ये निकलता है, ठीक है। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा, फ्लो करने में उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। विस्कोसिटी कम होगी तो आपको फ्लो करने में उतनी आसानी से वो फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं, तो न्यूटन ने ये नियम दिया था, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है।
कोफिशिएंट लाए, म्यू आया, इस तरह से यूनिट उसका कन्वर्जन किया। ठीक, अभी इसमें 2 टर्म और हमारे समझ में रह रहे हैं अभी, शियर स्ट्रेन रेट, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, ये क्या होता है। ठीक है, इसके लिए भी आगे चलते हैं अभी। ठीक है, इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक, तो देखो क्या हुआ। अब भाई देखो हमने इस फॉर्मूले से देखते हैं थोड़ा। ठीक, देखिए हम जानते हैं कि नीचे वाली लेयर की स्पीड थोड़ा कम रहती है। ठीक है, नीचे वाली लेयर की स्पीड क्या रहती है, कम। तो हमने मान लिया टी सेकेंड में ये नीचे वाली लेयर इतनी दूरी गई, कितनी दूरी तय की, इतनी दूरी तय की उसने। टी सेकेंड में ही, टी समय में ही ऊपर वाली जो लेयर होगी वो कितनी, थोड़ी एक्स्ट्रा दूरी तय करेगी। ठीक है, माना उसने इतनी एक्स्ट्रा दूरी तय कर ली, ये इसकी स्पीड कितनी है, u प्लस डी यू है, इसकी स्पीड कितनी है, u है। तो भाई ये ज़्यादा दूरी तय करेगी, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी सेम टाइम में, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो कितनी एक्स्ट्रा दूरी तय की, इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर ली। ठीक, और इसने यहाँ तक पहुँच पाया। ठीक है, कितने टाइम में, dt समय में। कितने समय में, dt टाइम में ये इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर ली। अब देखते हैं भाई ये समय कितना लगा, dt टाइम इसको लगा। अब देखिए ये दूरी क्या हुई। ठीक है, देखो ये दूरी और ये दूरी, ये कुछ एक्स्ट्रा दूरी है ना, दूरी कितनी हुई, du इंटू डी टी। ठीक है, कितनी दूरी हुई, du इंटू डी टी। ये क्या है, आपकी हाइट है, y है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अब इसमें क्या करते हैं भाई, ये दूरी कितनी, du इंटू डी टी, इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की। ठीक, अब हम ये निकालते हैं। देखो भाई इस ट्राइंगल में ले लेते हैं, तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, dy। ठीक है, यानी एक लेयर 2 लेयर के बीच की दूरी कितनी है, dy, ये दूरी कितनी है, dy। ठीक है, तो यहाँ से बेस से दूरी थी y और ये दूरी कितनी है, dy है। ठीक, तो ये हो गया dy परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ठीक, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, देखिए tan थीटा बराबर du अपॉन dy इंटू डी टी। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, सिंस 2 लेयर की डिस्टेंस जो स्पीड होती है उसमें बहुत ही कम अंतर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, tan थीटा क्या बहुत ही स्मॉल होगा। तो स्मॉल थीटा के लिए हम tan थीटा को क्या लिख लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू डी थीटा। वो किसके बराबर होगा, du अपॉन dy और इंटू डी टी। तो यहाँ से निकल के क्या आया, यहाँ से निकल के आया डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। ये रिलेशन हमारा यहाँ से निकल के आया है कि tan थीटा स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा बराबर डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वल हमने रख दिया डी यू अपॉन डी वाई इंटू डी टी। ठीक है, इंटरचेंज किए वैल्यू, तो डी थीटा यानी डी यू अपॉन डी वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी रखिए यहाँ पे। तो हमने रखा यहाँ पे टो इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, डी यू अपॉन डी वाई की जगह क्या रखा, डी थीटा अपॉन डी टी रख दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी, इसको बोला जाएगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। कैसे, ठीक है, तो देखते हैं इसको रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कैसे हुआ है। ठीक, अब देखिए एक बॉडी लेते हैं ऐसे। ठीक, तो पहले स्ट्रेन को समझ लेते हैं, स्ट्रेन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये कोई बॉडी थी, आपने इस पर फोर्स लगाया F। ठीक है, इस पर फोर्स लगाया आपने F। सपोज करो इसकी डिस्टेंस 1 मीटर, थोड़ी देर बाद इसकी जब फोर्स लगाया तो एलोंगेशन हुई, इसमें चेंजेज हुए, तो ये हो गई 1.1 मीटर मान लिया। ठीक है, तो क्या होता है, स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन। क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेन का क्या हुआ, स्ट्रेन बराबर चेंज इन डायमेंशन
1.1 माइनस 1, चेंज कितना हुआ 1.1 हो गया, पहले कितना था 1, तो चेंज कितना हुआ 1.1 माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना तो 1, तो कितना आ गया 0.1, ठीक है। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये होता है स्ट्रेन का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है आप फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की डायमेंशन चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे इस पर यहाँ फोर्स लगाएं, यानी आप समझें ऐसे, जैसे इस पर मैंने फोर्स लगा रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, चेंज इन डायमेंशन कितना डिक्रीज हुआ है डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन कितनी थी, आप स्ट्रेन निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी सतह पे ऐसे फोर्स लगाऊँ ऊपर इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा झुक जाएगा, मतलब इस पर जब फोर्स लगाया गया तो क्या हुआ, ये इस तरह हो गया कुछ, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी थी, मान लिया 1 मीटर थी और ये 1 थी, तो ये भी 1 रहेगी और ये तिरछा हो गया है, ठीक है। ये मान लिया 1.5 थी तो ये भी 1.5 रहेगी, यानी कि इस केस में क्या हुआ, जब आपने फोर्स ऐसे लगाया, ये इस तरह से लगाया, तो ये क्या हो गया, तिरछा हो गया थोड़ा, ठीक है, डिफॉर्मेशन हो गई, एंगल झुक गया है कुछ, कितना झुका, थीटा मान लिया, ठीक है। तो जब क्या हुआ, शेप चेंज हुई है, डायमेंशंस चेंज नहीं हुई है, क्या हुआ है, शेप चेंज हो गई है। यानी पहले आपको ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर दिख रहा था, अभी क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम की तरह आपको दिखने लगा, तो डायमेंशन लेंथ विड्थ जितनी थी उतनी ही है, शेप चेंज हो गई है। तो जब शेप चेंज होती है तो उसको कहते हैं शेयर डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम शेयर डिफॉर्मेशन या शेयर रेट, ठीक है, शेयर डिफॉर्मेशन उसको कहते हैं या शेयर स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हो गई है, तो अब इसमें भाई कैसे निकालें, चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये तो जीरो आ जाएगा, नहीं, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ये थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा आपको निकालते हैं, ठीक है। तो ये शेयर स्ट्रेन रेट जो हमारा आया है ये डी थीटा बाई टी टी, ठीक है। थीटा कितना एंगल झुका, कितने टाइम में झुका, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेन रेट में क्या होता है, टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिंपल स्ट्रेस में, सिंपल स्ट्रेन में टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अब। तो भाई ये हो गया, और इसी को कहते हैं हम रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, यही है शेयर स्ट्रेन रेट, यही है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला बना वो ये बना, इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो कहीं आप इसको यूज करेंगे, कहीं आप इसको यूज कर लिया पड़ेंगे, जैसे न्यूमेरिकल में आपको डाटा दिया रहा करेगा वैसा हम यूज कर लिया करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए इस तरह से वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। यानी टेम्परेचर के साथ साथ विस्कोसिटी किस तरह से चेंज हो जाती है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक ग्राफ बना देते हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। ये हो गया टाउ, ये हो गया डी यू अपॉन डी वाई। ये आपका होता है फॉर लिक्विड्स और ये होता है फॉर गैसेज, ठीक। देखिए क्या है, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स होती है, तो इसमें y इज इक्वल टू एम क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। या y अपॉन एक्स बराबर क्या आता है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, क्या होता है, टेन थीटा स्लोप, ठीक है। तो स्लोप क्या बताता है, y वाला कंपोनेंट ऊपर, x वाला कंपोनेंट नीचे। तो यहाँ देखो भाई, ये समझ में आया स्लोप। तो यहाँ हम देखें अगर टो बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू क्या आ जाएगा, टो अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। तो ये क्या है, y वाला कंपोनेंट, देखो y एक्सेस पे हमने दिखाया इसको, ठीक है, और एक्सेस पे डी यू अपॉन डी वाई दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से दिखाया गया है चीज़ों को, ठीक। तो देखो क्या है, म्यू यानी कि विस्कोसिटी आपको निकालनी है तो वो स्लोप से दिखेगी, ठीक है। ये जो स्लोप आ रहा है ये क्या है, विस्कोसिटी का स्लोप है, ये म्यू को डिनोट कर रहा है, ठीक। तो इसलिए ये स्लोप ऐसे बने हैं, ठीक है। कभी आपको इसमें म्यू तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है, म्यू किधर है, ठीक है। तो म्यू इसमें इंक्लूड है, जो स्लोप आ रहा है वही विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक।
तो अब देखते हैं भाई, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें, ठीक है, टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें तो जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है, ठीक है, लिक्विड की विस्कोसिटी जो म्यू होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इफेक्ट ये होता है, क्यों हो जाता है देखते हैं। तो देखो भाई, हम जानते हैं ये लिक्विड होता है, ठीक है, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, उनकी स्पेसिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, यानी इनके बीच कोहेसिव फोर्स का अमाउंट कम हो जाएगा। यानी पहले कोहेसिव फोर्स ज़्यादा लग रहा था, अब कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, ठीक है, कोहेसिव फोर्स कम है मतलब ये मॉलिक्यूल इसको ऊपर वाली लेयर को अपनी तरफ कम खींच पाएंगे, ठीक है, या ऊपर वाले इसको अपनी तरफ कम खींच पाएंगे, नीचे वाले इसको कम खींच गए, यानी एक दूसरे का अट्रैक्शन टूटने लगेगा, कोहेसिव फोर्स कम होने लगेगा। कोहेसिव फोर्स कम होगा तो यानी नीचे वाली लेयर उसको रोकेगी नहीं तो ईजिली फ्लो कर जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक। तो ये मैटर होता है। दूसरी चीज़, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा दूर हो जाएंगे, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा दूर हो जाएंगे पहले से, ठीक है। उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे तो देखो क्या होता था, पहले जो मॉलिक्यूल्स थे ये आगे जा रहे होते थे, अब इनमें से क्या होता, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर में, नीचे वाली से ऊपर वाली लेयर में ट्रांसफ़र होते रहते थे, ठीक है। तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, यानी मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र भी होते रहते थे, ठीक है, क्योंकि पास पास होते तो इधर से कूद के इधर, इधर से कूद के इधर चले जाते थे, मन करता था उनका खेलने कूदने का, ठीक है, चलो आज उधर चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते थे, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, यानी मॉलिक्यूल इधर उधर भागते रहते हैं, एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी से तीसरी लेयर, या तीसरी से पहली लेयर, ऐसे जाते रहते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गए हैं, वो खुद ही बेचारे दूर दूर हो गए हैं, ठीक है, अब क्या हो गए, दूर दूर हो गए, तो अब जाने में ज़्यादा समय लगेगा, यानी वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे यानी आप कह सकते हैं मोमेंटम ट्रांसफ़र का जो रेट है वो पहले से कम हो चुका है, पहले से रेट कम हो चुका है तो फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे पहले के कंपैरिजन में। तो इसलिए क्या होता है, लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी घट जाती है। क्यों घट जाती है, उसके दो रीज़न हैं। नंबर वन, कोहेसिव फोर्सेस जो होते हैं, ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या हो जाते हैं, पहले से घट जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरा रीजन जो है इसका, दूसरा रीजन है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, घट जाता है। इस कारण से टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये दो कारण, ठीक है, इनकी वजह से विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो देखो स्लोप क्या आ रहा है उसका, डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है, तो ये कम हो जाती है, ठीक। अब देखो यानी विस्कोसिटी क्या दिख रही है आपको, कम होती हुई दिख रही है, ठीक। अब चलते हैं गैसेस के केसेस में। भाई गैसेस के केस में क्या होता है, तो ये तो लिक्विड के केस में था, अब ये आ गया आपका गैसेस के केस में। अब गैसेस के केस में क्या होगा, तो देखो भाई गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। विस्कोसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि फ्लो के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी फ्लो अब इजी नहीं रह जाएगा। लिक्विड केस में क्या था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इजी हो जाएगा फ्लो, पहले से ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गैसेस के केसेस में क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्लो इजी नहीं रह जाएगा पहले के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, ठीक है, देखते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। अब देखो क्या होता है भाई, गैसेस के मॉलिक्यूल पहले से ही दूर दूर रहते हैं, ऐसे ये पहले से ही बेचारे दूर दूर हैं, ठीक है। तो अब इनका क्या करोगे भाई, अब आपने इनका टेम्परेचर बढ़ाया, गर्म किया इनको, टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी दी, तो भाई इनके पास एनर्जी आ गई, इनके पास एनर्जी आ चुकी है। और जब किसी के पास एनर्जी, कोई बच्चा है वो खाना खा ले, ठीक है, तो खाना खा के क्या करेगा, वो शैतानी करेगा जब तक वो थक के सो ना जाए, हार ना जाए, ठीक है, दोबारा से खाना ना खा ले। तो अब तक उसके पास एनर्जी आ गई, तो जब तक वो उस एनर्जी को ख़त्म नहीं कर लेगा उसको कुछ ना कुछ शरारत सूझती रहेगी। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे है, जब इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, तब ये क्या करेंगे भाई, पहले ऐसे फ्लो कर रहे थे, ऐसे धीरे धीरे धीरे, अब क्या करेंगे, अब यहाँ अभी यहाँ अभी यहाँ कहीं कहीं, ठीक है, एनर्जी लेवल बढ़ गया तो रैंडमली इधर उधर मोशन करते फिरेंगे, ठीक है। जब ये रैंडमली मोशन करेंगे तो पहले तो बेचारे धीरे 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 जा रहे थे,
अब बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई तो दाएं बाएं उछल कूद करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल से टकराना शुरू कर देंगे। एक दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे, उसके रास्ते में आएंगे तो क्या होगा, आगे बढ़ना था इन लोगों को, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के रास्ते में आ जा रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स या लेयर्स जो हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगी, यानी पहले से ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण केवल एक हुआ, मॉलिक्यूलर, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफ़र बढ़ गया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर जो मोमेंटम ट्रांसफ़र है इसका रेट क्या हो गया है, बढ़ गया है। इस वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हो गया है, अब फ्लो उतना आसान नहीं रह गया, पहले जितना आसान नहीं रह गया है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड की विस्कोसिटी घट जाती है, यानी फ्लो आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस घट जाते हैं, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र घट जाता है। जबकि गैसेस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, फ्लो आसान नहीं रह जाता है, फ्लो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और देख लेंगे आप। ठीक है, कि भाई देखो ये जो विस्कोसिटी पिक्चर में आई, विस्कोसिटी पिक्चर में इसलिए आई, विस्कोसिटी मतलब फ्लो के लिए रेजिस्टेंस, एक लेयर दूसरी लेयर को रोकने की कोशिश करती है, यानी कि दोनों लेयर के बीच में क्या था, दोनों लेयर के बीच में क्या था, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि ऊपर वाले की स्पीड ज़्यादा थी, नीचे वाले की स्पीड कम थी, तो नीचे वाले देख नहीं पा रही थी उसको, ये मुझसे आगे निकला तो उसको खींच ले रही थी। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। अब क्या हुआ भाई, देखो अगर दोनों लेयर रुकी हुई है, ना ये आगे बढ़ रही है ना ये आगे बढ़ रही, सब सो रहे हैं ऐसे ही मज़े से। ठीक है, तब क्या है, तो यानी जब दोनों के बीच में स्पीड का अंतर ही नहीं है, मतलब जब कोई रिलेटिव वेलोसिटी ही नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी जीरो। यानी आप कह सकते हैं इन स्टैटिक फ्लूइड, इन स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड मतलब रुका हुआ फ्लूइड है तो क्या होगा, विस्कोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, 2 केस में विस्कोसिटी जीरो होती है, या तो फ्लूइड स्टैटिक हो या सेकंड वन फ्लूइड क्या हो, आइडियल। फ्लूइड कैसा हो, आइडियल आदर्श फ्लूइड हो, तो उसमें विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो। और आप जानते हैं आइडियल फ्लूइड कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, गैसेज हो चाहे लिक्विड हो, उनमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है इन मूविंग कंडीशन। ठीक है, स्टेशनरी कंडीशन में, रुकी हुई कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में हमेशा जीरो रहेगा, आइडियल फ्लूइड में जीरो हो सकता है। ठीक है, बाकी नहीं तो जीरो नहीं रहेगा। तो ये टेम्परेचर के आपने इफेक्ट पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द विस्कोसिटी। ठीक है भाई, ऐसा भी होता है, प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन बहुत ही कम। यानी प्रेशर बढ़ा दोगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो इफेक्ट जो होगा बहुत ही कम होगा, बहुत ही हल्का। टेम्परेचर कंपेरिजन में देखा जाए तो बहुत ही कम इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर कभी ऑप्शन दिया रहे ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर विस्कोसिटी विल इंक्रीज, विस्कोसिटी विल डिक्रीज, विस्कोसिटी रिमेन सेम, और विस्कोसिटी इंक्रीजेस स्लाइटली, तो स्लाइटली वाला अगर ऑप्शन दिया तो ठीक है। ठीक है, नहीं तो आप लिखेंगे विस्कोसिटी इंक्रीज नो इफेक्ट। ठीक है, कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख के आपको ट्राई करना है। ठीक, ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। हाँ, कुछ फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं इनके। ठीक है, कुछ फॉर्मूला इनके हैं जैसे कि म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो। ठीक है, यानी कि हम देखने जा रहे हैं लिक्विड जो होता है और आपकी गैसेज होती है उन पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये पड़ता है 1/1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है लिक्विड्स के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, लिक्विड्स के लिए। यानी आपको किसी सब्सटेंस की, किसी लिक्विड की अगर आपको विस्कोसिटी निकालनी है, ठीक है, मान लिया आपको कह दिया कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे विस्कोसिटी निकालो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप क्या करोगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे विस्कोसिटी इक्वल टू म्यू जीरो, यानी विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1/1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे अल्फा और बीटा तो हो गए आपके कांस्टेंट, ठीक है, ये कोफिशिएंट हो गई, ये आपके कांस्टेंट हो गए, जिनकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में देगा, रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और टी क्या हो गया आपका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे निकालनी है, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये टी क्या हो गया आपका टेम्परेचर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से लिक्विड के लिए होती है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इस तरह से आप निकालेंगे। दूसरा गैसेस के लिए हो सकता है, भाई गैसेस के लिए भी होगा, तो गैसेस के लिए क्या होगा फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू म्यू जीरो, ठीक है, म्यू इक्वल टू म्यू जीरो प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका गैसेस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए विस्कोसिटी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फिर वही है, अल्फा कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है, ठीक है, म्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी विस्कोसिटी हो गई और टी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें काउंट कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली हैं, ठीक। न्यूमेरिकल्स में क्या काम आएंगे, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा टो इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। टो क्या है, स्ट्रेस, ठीक है, टो क्या है, स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रजिस्टिव फोर्स, यानी कि किसी बॉडी पे आप जस्ट फोर्स लगाते हैं, ये आपने फोर्स लगाया तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये दिस वन कितना एरिया होता है, तो उसको कहते हैं प्रेशर। जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, उसको कहते हैं प्रेशर। लेकिन जब आप एक्शन लगाओगे, क्रिया करोगे, तो उसकी प्रतिक्रिया भी, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बाहर को रिएक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया, रिएक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो क्रिएट करता है, बाहर लगाता है जो बाहर की साइड, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब जितना एक्शन, जितना लोड लगाएंगे उतने रिएक्शन, तो फोर्स का अमाउंट तो बराबर आ जाता है सेम, और डिवाइड बाय एरिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेस, ठीक। तो देखो ये तो हो गई स्ट्रेस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टो को, शियर स्ट्रेस को, फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। यानी आपसे फोर्स निकालने को कहा जाए, कभी कभी एग्जाम में आएगा कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द फ्लूइड, फ्लूइड को आगे करने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं पूछेगा, तो क्या करेंगे आप, डी यू अपॉन डी वाई इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं, तो यह आएगी आपकी न्यूटन में, ठीक। अब देखिए एक चीज़ आपने पढ़ी होगी टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, एक तरह का मूवमेंट होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट, ऐसे, ठीक है, ऐंठते हैं, मरोड़ते हैं, तो ये होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है। देखो मूवमेंट का फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है, ये मूवमेंट है, मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत दूरी, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए क्या होता है, अगर हमें टॉर्क निकालना है, ये होता है मूवमेंट या टॉर्क, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, जैसे बेंड कर रहे हैं आप इस तरह से, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका है ट्विस्टिंग मूवमेंट, या टॉर्क कहें या ट्विस्टिंग मूवमेंट कहें, तो एक ही चीज़ है। देखो टॉर्क कैसे लगाएंगे, फोर्स इनटू सेंटर से यहाँ तक की दूरी, जिसको हम रेडियस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है, अगर आपसे टॉर्क पूछा जाए तो टॉर्क हो जाएगा आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अब भाई सर्कुलर चीज़ है, गोल चीज़ है, तो उस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप डिस्टेंस क्या लिख देंगे, रेडियस। तो अगर टॉर्क आपसे पूछा जाए तो आप कर देंगे F इंटू आर, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे टॉर्क काउंट कर सकते हैं, जिसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर। इस तरह से आप कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आपसे एक और चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। थर्ड चीज़ देखिए आपसे क्या पूछ सकता है, अब आपसे पूछ सकता है पावर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ सकता है, पावर आपसे पूछ सकता है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अगर कोई लीनियर इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तब आप ऐसे निकाल देंगे। लेकिन अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है, अगर क्या है, कोई रोटेट कर रही है बॉडी, फैन है, घूम रहा है, साफ्ट है, रोटेट करती है,
अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई NT डिवाइड बाई 60। तब पावर का फॉर्मूला आपका हो जाएगा पावर इज इक्वल टू 2 पाई NT डिवाइड बाई 60। कहीं से नहीं, यहीं से निकल के आया, डिराइव करके आता है वो, ठीक है। तो आपको रिमेंबर रखना है रोटेटिंग बॉडी है तो 2 पाई NT अपॉन 60। 2 कॉन्स्टेंट, 60 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट जानते हैं 22/7, ठीक है। n लिखेंगे, n क्या होता है RPM, ठीक है। n क्या होता है RPM, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि चक्कर पर मिनट। 1 मिनट में कितने चक्कर काट रही है साफ्ट, या जो भी चीज़ रोटेट कर रही है उसके रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में, ठीक है। सेकंड में नहीं है, क्या है 1 मिनट में। तो मिनट को हमने 60 से भाग करके सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो फॉर्मूले में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया है। तो आपको जो n रखना है यहाँ पे वो किस में रखना है, मिनट में रखना है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। यानी 1 मिनट में कितने चक्कर, ठीक। टी क्या है आपका टॉर्क, ठीक है। टी क्या है आपका टॉर्क या ट्विस्टिंग मोमेंट, जिसकी यूनिट हम निकाल चुके हैं पहले ही, न्यूटन इंटू मीटर। इस तरह से आप सारी चीज़ें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है विस्कोसिटी आपको टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू क्लास।